हम पढ़ रहे फिलहाल इकोनॉमी, और इसके अंदर कहाँ पहुंच गए? अब तक कुछ बातें हमने पढ़ दी, कुछ पढ़ने वाले हैं फिलहाल। अब तक ये पढ़ दिया क्या है अर्थव्यवस्था। आर्थिक वस्तुओं जिनका कोई दाम हो, और आर्थिक सेवा। आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के साथ क्या करनी है? आर्थिक क्रिया, कुछ इकाइयों के माध्यम से, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये पढ़ रहे फिलहाल अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल के आधार पर इकोनॉमी चार तरह की होती है। क्या? एक कौन है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। एक सोशलिस्ट या समाजवादी, और एक साम्यवादी। कम्युनिस्ट, और एक मिक्स या मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दुनिया में यहां तक की बात हम पढ़ चुके। पिछली हर क्लास में जो नहीं होगा वो एक बात सुना जा ध्यान से, कि दुनिया के अंदर इकोनॉमी का जो अध्ययन था विधिवत रूप से 1776 में 9 मार्च को अपनी एक किताब के माध्यम से द वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा शुरू करवाया एक आदमी ने, जिसका नाम था एडम स्मिथ। और दुनिया भर में इसे कहते हैं द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी, शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का पिता। इसकी थ्योरी ये थी कि अर्थव्यवस्था के दो इनविजिबल हैंड्स हैं, दिखाई ना देने वाले हाथ, जिनका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति। डिमांड एंड, और पूरी अर्थव्यवस्था इन पे ही टिकी हुई है। इनमें सरकार कोई छेड़खानी ना करे, ठीक। और ये पूरा गेम चलता रहे इस डिमांड सप्लाई के ही हिसाब से। और उत्पादन क्या करना है डिमांड बताएगी, ठीक। वो कहाँ बिकना है डिमांड बताएगी। जहां डिमांड होगी वहीं बिकेगा। उत्पादन बाजार, उपभोक्ता कौन होगा बाजार जाने। जरूरत जिसे होगी या जिसे इच्छाएं होंगी, बताया था। यानी उपभोक्ता किस तरह का है? जिसकी दो जरूरतें हैं, या तो सामान बहुत जरूरत का हो, या सामान कैसा हो? उसके सपनों का हो, डिजायर्स का हो। तो उत्पादन, बाजार, उपभोक्ता, ये सब तय करेंगे डिमांड सप्लाई किस प्रकार से पूरी होगी, ठीक। अब गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। इसने दुनिया भर में क्या शुरू कर दिया? पैसे का खेल। उसी के नाम पे नाम क्या पड़ा? पूंजी, ठीक। यानी इसने दुनिया में सन 1800 में सबसे पहले किसने अपनाया इसे? अमेरिका ने। वो आजाद हुआ कब? 4 जुलाई 1776, 1776 में ये चीज चल पड़ी। और सन 1800 में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कहां पर? यूरोप में, और उसके बाद अमेरिका में, तो दुनिया भर की समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई। इस वाले सिस्टम में सरकार का हस्तक्षेप कुछ है ही नहीं। फैक्ट्री किसकी है? मालिक की। और उसमें कौन काम कर रहे हैं? मजदूर। ना साइकिल है, ना रेल है, ना कुछ सामान है। कहां पड़े? फैक्ट्रियों के पास है, बुरी हालत में। और फैक्ट्री में क्या चल रहा है? कोयला। तो चारों तरफ भयंकर गंदगी है, और जहां कोयला जल रहा है वहां धुआं है, और धुआं कौन ले रहे हैं? सब मजदूर। और वहां बुरी हालत है। कौन? लंदन का टीबी, जो पूरे वर्ल्ड में उससे बड़ा टीबी कहीं फैला ही नहीं है। यानी बुरी हालत थी। और क्या चल रहा था? लगातार मजदूरों का शोषण। और ये शोषण
हर उस जगह फैल रहा था जहां तक ये विचार और ये कंसेप्ट फैल रहा था। और कौन था वो? अमेरिका। इसके विरुद्ध सबसे पहली क्रांति हुई 1 मई 1886 को, जब सारे मजदूर सड़क पे आ गए। उन्होंने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तब से मना रहे हम। किस लिए? कि काम में घंटे बताओ कितने होंगे। तो कितने घंटे हुए? एक आदमी 8 घंटे काम करेगा और कम से कम 30 मिनट क्या होगा उसे? लंच ब्रेक। काम करने का एक ब्रेक मिलेगा। इसके अलावा उसे मेडिकल फैसिलिटी और अन्य जो 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 सामान है वो भी मिलेंगे। यहाँ तक की बात हमने पढ़ दी। इसने पूरे वर्ल्ड को क्या दिया? उपभोक्तावादी संस्कृति कि कंपनी को सामान बनाना है, उसे कैसे बेचना है वो उसकी हड़क है। ठीक क्या? तो क्या चल पड़े? दुनिया भर के ऐसे उत्पाद जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, यानी कंज्यूमर बेस इकोनॉमी। सामान बनाओ और बेचो, जरूरत ना हो तब भी बेचो। ठीक क्या? एकदम पहले कौन? कोका कोला। ना विटामिन ना मिनरल ना कोई सामान, तब भी बिकता है। ठीक क्या? और लोग कैसे पीते हैं? खुशी खुशी, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक। तो दुनिया भर में ये इकोनॉमी चली, ये कंसेप्ट चला। लेकिन समस्या क्या आ गई? ये कंसेप्ट सन 1888 के बाद संकट में आना शुरू हो गया, जब एक आदमी ने, क्रांति किससे होती है? क्रांति के लिए 3 चीज चाहिए। क्रांति को हो या क्या कहो? आंदोलन। आंदोलन या क्रांति के लिए 3 चीज की जरूरत है। क्या? सबसे पहले तो विचार कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें इसका विरोध करना है। सेकंड चीज क्या चाहिए? संगठन। और तीसरा क्या चाहिए? लीडर, झंडा उठाने वाला कोई आदमी। अगर ये 3 चीज किसी को मिल जाए तो क्रांति आंदोलन मिनटों में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ वही काम हुआ। यहाँ एक आदमी ने 1888 के पश्चात से इस मुद्दे के ऊपर किताबें लिखनी शुरू कर दी। जर्मनी का एक विद्वान, कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। उसने 2 किताबें लिखी और दोनों किताबों को बोलते हैं बाइबिल। किसकी? मजदूरों की बाइबिल। यानी मजदूरों के लिए उस दौर में सबसे बड़ा काम कौन कर रहा था? जर्मनी का रहने वाला एक यहूदी, जिसे बाद में जर्मनी से निकाल दिया गया। उसने कहा जाकर शरण ली? ब्रिटेन में। ठीक क्या? इसने किताब लिखी, एक तो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, दास कैपिटल। और दूसरी किताब क्या लिखी? द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म। मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म। ठीक, ये सब बात हमने कल कर ली, क्योंकि बात इंटरकनेक्ट, जब तक सुनने का नहीं कोई दिमाग में आने की नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे फैली और उसने क्या समस्याएं खड़ी कर दी, उन समस्याओं के बारे में किसने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। और यूरोप में ये क्रांति खड़ी होती चली गई। क्लियर? लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई दूसरी, कि यूरोप में दमन चक्र चल रहा था सबका। सब कुछ होने के बाद भी मजदूरों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। यूरोप में परेशान था कौन? मजदूर, लेबर क्लास। इसने पूरे वर्ल्ड को 2 क्लास में बांट रखा था। या तो वो रिच क्लास है, रिच क्लास, जिसमें कौन थे? उस समय के बड़े बड़े नेता या कौन? उद्योगपति। और दूसरी कौन थी? लेबर क्लास, जो बस कौन थे? बेचारे लेबर। इनमें जो उससे खराब थे, लेबर भी कैसी थी? 2 तरह की। एक लेबर तो यूरोप की, व्हाइट लेबर, और एक लेबर कहाँ की थी? ब्लैक लेबर, अफ्रीका वाली। यानी इसके नियम कानून ही कुछ नहीं थे। इतनी बड़ी दुर्गति थी, जो आज वर्ल्ड के बड़े बड़े देश अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े देश हैं, कौन? अमेरिका या कुछ भी अन्य, उनका पास्ट बहुत गंदा है, हम जैसे गरीब राष्ट्रों से बेहद खराब। यानी ऐसे बंधुआ मजदूरों को पैर में जंजीर बांध के अपने यार्ड में रखते और शाम के टाइम सारा घर आता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। और इवन जब उन्हें मार भी देते तो पेड़ पे टांगते, और पेड़ पे टांगने के बाद सब फोटो खिंचवाते। यानी उनके अंदर मानवता ही नहीं थी। क्लियर? और कौन कर रहा था ये काम? ये काम सबसे बड़ी मात्रा में हुआ अमेरिका के अंदर। अब अगर खून भी निकालना था तो खून किसके निकलते थे? यही कारण था कि दुनिया में क्या फैला? एड्स। यानी जो भी गुलाम अफ्रीका से बन के जा रहे थे, ये बीमारी केवल अफ्रीका में थी। चिंपांजी नाम का बंदर, जिससे बड़ी मात्रा में वो करते थे शिकार और उसे खाते थे, तो वो वायरस कहाँ गया? अफ्रीकन आदमियों में। वो गए गुलाम बन के यूरोप और अमेरिका, उनके खून निकाले गए, दुनिया भर में चढ़ाए गए, तो ये रोग भयंकर रूप से फैला।
सबसे पहले कहाँ ट्रेस हुआ? अमेरिका में, और उसके बाद यूरोप में, और फिर पूरे वर्ल्ड में। यानी समस्याएं इनके साथ क्या हुआ? दिक्कतें, और वो कहाँ तक फैल गई? पूरे वर्ल्ड तक। अब यूरोप में दिक्कत में थे कौन? मजदूर। और रूस में दिक्कत में थे कौन? किसान। अब कार्ल मार्क्स के विचारों को एक आदमी ने पकड़ना शुरू किया और उसके बाद दूसरे ने। जिसने इसके विचार पकड़े वो कौन था? उसका नाम था क्रांतिकारियों का वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता। कौन? व्लादिमीर लेनिन। पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया में एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें कोई क्लास ना हो, क्लास लेस सोसाइटी। ये कौन है? क्लास, कि कोई अमीर है, किसी के घर बहुत बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, कोई गाड़ियों में जा रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो कहाँ मर रहा है? सड़क पे ही। तो कोई समाज ऐसा हो जिसमें कोई क्लास ना हो, सब कैसे होने चाहिए? बराबर। अब लेनिन ने रूस में ही जो वहां का राजा था निकोलस, जार निकोलस द्वितीय, उसके विरुद्ध क्रांति खड़ी कर दी और सब मजदूर किसान इकट्ठे होते चले गए। और इसका निशान भी क्या बना? मजदूर की तो क्या? दांती, और किसान का वो, मजदूर का तो हथौड़ा और किसान की दांती। ये किसका निशान है? इसे हाथ में ले खड़े हुए हैं दो आदमी, एक के हाथ में ये है और एक के हाथ में ये है। यानी पार्टी का सिंबल भी कौन है? किसान और मजदूर। किसकी? लेनिन की। अब ये तो कहता है क्या कि समाज में क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताता है? कि समाज में कोई धर्म वर्म भी नहीं होना चाहिए, धर्म से भी क्या हो? दूर। तो जैसे फ्रांस है कि धर्म अपने घर रख के चलना, बाहर तुम कोई धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या लगा रखा? बुर्के के ऊपर बैन। यानी धार्मिक पहचान के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। धर्म मनाओ अपने घर, बाहर क्या जाओ इंसान बन के। तो यूरोप के अंदर कौन सा? रूस में क्रांति हुई। यह क्रांति हुई सन 1917 में, जिसे बोलते हैं रूसी क्रांति। करने वाला कौन? लेनिन। अब लेनिन ने इसके विचारों में कुछ अपने विचार और जोड़ दिए। उसने कहा इसकी बात बिल्कुल ठीक है और हम सोसाइटी ऐसी बनाएं जैसा ये चाहता है, समाज कैसा हो? सबके लिए बराबर हो। लेकिन ये संभव तब नहीं है जब तक कोई आदमी जिम्मेदारी ना ले ले, जब तक क्या ना हो? लीडरशिप। और जब तक क्या ना हो? कोई संगठन ये काम करने की जिम्मेदारी ना ले, तब तक विचार किसी काम के नहीं है। तो इस आदमी ने अपनी पार्टी बनाई। लेनिन की पार्टी का नाम क्या था जी? कुछ पढ़े बैठे जो नए आदमी है तो जीरो मेरी तरफ से, उन्हें तो हर बात मुझे बतानी। अगर वो सो ना गए तो वो सो ही गए तो बात दूसरी। क्योंकि बहुत बढ़िया मौसम हो रहा, खुल जा रही, बंद हो जा रही बहुत सो की तो। ठीक है, गर्मी बढ़िया, पसीना आता रहता है, आदमी एक्टिव रहा बिल्कुल एकदम। तो रूसी क्रांति पार्टी का नाम था वैनगार्ड पार्टी। वैनगार्ड पार्टी। अब इसने कहा यह जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पार्टी की है। अब इसी चीज को, इन्हीं विचारों को जब ये क्रांति पूरे यूरोप में, रूस में फैल गई तो दो प्रकार से विश्व ने लिया। एक कंसेप्ट तो इसका और एक कंसेप्ट किसका? जिन्हें तुम आज दुनिया के सबसे आधुनिक देश कहते हो। यूएसए से बहुत आगे, अमेरिका से भी आगे, इंग्लैंड से भी आगे। कौन? ये है दुनिया के सबसे एडवांस देश। इनके आसपास भी कोई नहीं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी देश हो। इन्होंने रूस की इस क्रांति को, इस समस्याओं को क्या कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे करेंगे। कहाँ चल दी? इन देशों ने कहा कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, सबके लिए क्या बनाएंगे? एक समान समाज। लेकिन क्या करेंगे? हम लाएंगे लोकतंत्र। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी,
जनता बताएगी सरकार किसकी आएगी, और क्या होगा, समाज ऐसा होगा जिसमें इनकी जितनी दिक्कतें हम सब दूर कर देंगे। क्या है, इन्हें चाहिए चिकित्सा, हम करवाएंगे। इन्हें क्या चाहिए, शिक्षा, हम देंगे। इन्हें आवास घर चाहिए, हम देंगे। जितनी इनकी जरूरतें सब सरकार देगी। आज की तारीख में सन 2021 दिसंबर में दुनिया में अगर किसी को डॉक्टर बनना हो भारत में, तो ये लगभग लगभग क्या है, भयंकर खर्चीला। कितना खर्चीला है, रिश्वत है 1 करोड़ की। अगर किसी को एडमिशन कहाँ लेना हो, रेडियोलॉजी में, किस में लेना हो, रेडियोलॉजी में, संभव ही नहीं है। तो कोई आम आदमी 1 करोड़ लेके क्या बनना चाहता हो, रेडियोलॉजिस्ट, और फीस रही अलग, तो आम आदमी के बस की तो बातचीत नहीं है, वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और निकालने के लिए जो सीटें हैं एम्स की, एटसेट्रा की, नीट की, वो बहुत ही कम है। और जो खर्चा है वो लगभग कितना है, 50 से 60 लाख का, इंडिया की बात करें। और किसकी बात करें, यूएसए की। यूएसए में 1 साल की जो फीस है वो लगभग 50 से 80 हजार डॉलर है 1 साल की। 4 से 5 साल के लगाओ तो कितनी बैठ गई, लगभग 4 लाख डॉलर। यह 75 से गुणा कर दो, कितने बैठ गए, 7 चौक 28, लगभग 3 करोड़ रुपए। तो वहां भी पैसे वाला क्या बन सकता है, डॉक्टर। सबके बस की बात वहां भी नहीं है। यानी सरकार सबको फ्री में पढ़ा नहीं रही। अब किसकी बात करो, इनकी। क्या है, लगभग फ्री। आप इस देश के हैं तो आपकी जिम्मेदारी हमारी है। टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में आपकी कोई फीस नहीं है, आप आओ और पढ़ो। तो ये मानव विकास में, मानव की जरूरतों में सबसे आगे हैं, और यूएसए आदि से भी आगे हैं। जो लाइफ का स्तर है आज, जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड के विकास का सबसे बड़ा पैमाना है, उसमें जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, कौन देश है, नॉर्वे। यानी इन लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पश्चात जिसे अपनाया वो कौन थी, इसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सरकार काम करती है। अब यह इकोनॉमी की बात किताबी, अब तुम आओ एग्जैक्ट में, एग्जाम्पल लेते हैं। एक खेत है, खेत है 100 बीघे का, कितने का, 100 बीघे का। इस खेत में हम 10 आदमी काम करते हैं। किसकी बात करी, अब तो हमने पढ़ने वालों की। अब किसका एग्जाम्पल है ये, किसानों का। हम 10 किसान इसमें काम करते हैं। हमने कहा होंगे 2-3 परिवार, लोग वहां पहले ही कम है, जमीनें ठीक है। ये 10 किसान काम करते हैं, जमीनें 100 बीघा। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, सोशलिस्ट, समाजवादी, जो इसका हिंदी का नाम है। क्या होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें गेहूं पैदा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कहा कितना गेहूं पैदा हो गया, 2 क्विंटल बीघा भी पैदा होगा, बेकार से बेकार कितना हुआ, 200 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ यहाँ पे। ठीक क्या। अब ये सिद्धांत ये कहता है अगर तुम अधिक मेहनत करोगे तो पता लगा इन 10 आदमियों की जो नीड थी वो कितनी थी, 200 किलोग्राम में 200 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ। इनकी नीड थी मान लिया 50-100 क्विंटल की। कितने की नीड थी, इतने में ये पूरे साल खा पी लेते। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि तुमने ही मेहनत की है, इस मेहनत का पूरा हिस्सा तुम्हारे पास जाएगा। यानी जितना का जितना पैदा हुआ है ये तुम्हारा ही है, और तुम इसे बेच के पैसे कमाना। अब एक अर्थव्यवस्था है ये साम्यवादी। यही कंसेप्ट, यही विचार, इनकी ही बात एक तो इस तरह से दुनिया के सामने आई, ठीक क्या, और एक इस तरह से आई, कम्युनिज्म, साम्यवाद। क्या चीज है ये, इसे रूस में इंप्लीमेंट किया किसने, पहले तो लेनिन ने और इसके बाद स्टालिन ने, तानाशाह। पहले तो कौन, अब ये बताओ भारत कौन सा देश है। भारत के संविधान के सबसे पहली प्रस्तावना में ही क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्या बनाएंगे देश को हम,
समाजवादी देश। तो क्या होता है समाजवादी? जिसमें ये सब अवसर सबके लिए हों और क्या हो, फुल डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी ये उससे अलग कंसेप्ट है, सोच लगभग ऐसी है। क्या इस आदमी ने अपनी पार्टी वैनगार्ड के माध्यम से ये बताया कि पार्टी तो अब एक ही होगी, यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं होने की, और ये जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है कि हम तुम्हारे सपने कैसे पूरे करें, किसानों और मजदूरों। तो इस व्यवस्था में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी सिंगल पार्टी राज, एक ही पार्टी का राज होगा। तुम क्या बोल सकते हो, तानाशाही। जो भी पार्टी के विरुद्ध आवाज उठाएगा वो मरेगा। जैसे कहां मर रहा है, अभी आवाज किसने उठाई, व्लादिमीर पुतिन के सामने एक पत्रकार ने, जिसने क्या लड़ा, चुनाव भी, एकदम यूरोप से आते ही एकदम गिरफ्तार हुआ तुरंत ही। आज कहां पड़ा है, जेल में। और उसकी पत्नी लगातार संघर्ष कर रही है। यानी वहां जितनी एजेंसी होंगी, जितनी सरकार होंगी, सब क्या कर रही होंगी, एक आदमी के लिए कार्य या एक पार्टी के लिए कार्य। अगर तुम नाराज होगे, अगर तुम नाराज होगे, तुम्हारे ऊपर छापे, कार्रवाई तुरंत चालू हो जाएगी। क्या है, तानाशाही। यहाँ कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र नहीं है, वोट डालने वाला पंगा ही नहीं है। इन लोगों ने इसकी एक और बात पकड़ी, कार्ल मार्क्स के, क्या, इस देश में किसी का कोई धर्म होने का नहीं। आज दुनिया में जो धर्म को नहीं मानते किसी भी रूप में, वो कौन है, रशियंस। कैसे हैं लोग, एथिस्ट। क्या कह सकते हो तुम, नास्तिक। वो कोई धर्म नहीं मानते। यानी कोई धर्म ना देश का होने का, ना सरकार का होने का। जो हमारे वाला सिस्टम कैसा है, तुम सबका अपना धर्म है, तुम मानो, प्रचार करो, तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल राइट। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होने के, वो कौन है, धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष। ठीक। अगला, कोई धर्म नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं है। अब तुम अंतर पकड़ो इसका, उसका क्या अंतर है। यहां सबके लिए शिक्षा फुल, सब सरकार की जिम्मेदारी, सबको एजुकेशन, सबको स्वास्थ्य, हर चीज सरकार का, वो भी 100 के 100%। पैदा होते ही बच्चे कैसे, सरकारी। इनकी सब जिम्मेदारी किसकी, सरकार की। खाने की, पीने की, पढ़ाने की, बीमारी की, शादी की, सब जिम्मेदारी उसकी है। तो माँ बाप क्या हो गए, टेंशन फ्री। एक समस्या इसमें और इसमें थी। ये क्या कहती है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। अब ये क्या कहती है, एक खेत है, वही कितने का, 100 बीघे का। ठीक। और इसमें वही काम करते हैं 10 किसान, 10 किसान। अब यहां भी सेम पैदावार हुई कितने की, 200 क्विंटल की। लेकिन इस केस में उस केस में क्या अंतर है, इन्होंने कहा 10 आदमी की जो न्यूनतम जरूरतें हैं उतना अनाज रखो, बाकी सारा हमारा। यानी तुम्हें जरूरत है 100 क्विंटल की पूरे साल के लिए, ये तुम्हारा हो गया, रखो और खाओ। जो बाकी 100 क्विंटल है वो कहां गया, वो गया सरकार के पास। यानी अब ये बताओ, जब इनकी जरूरत 100 में ही पूरी होगी, तो ये फिर पागल हैं जो उसमें भयंकर मेहनत करें और कितना उगाए, 400 क्विंटल। मिलना कितना इन्हें, तो कोई मेहनत करेगा फिर, इस देश में कोई मेहनत ही नहीं करता। यानी सबने कि मिलना तो कितना। ऐसे देशों में जो हार्ड वर्क या मेहनत थी वो लोगों ने बंद कर दी, कि जो फालतू उगने वाला है वो सब किसका जाएगा, सरकार का। और सरकार क्या करेगी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो बेसिक अंतर है वो किसका है, कि जब सरकारों ने जिम्मेदारी सब कुछ अपनी ले ली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, हर चीज की, लेकिन अगर जनता की मेहनत को भी उसका प्रतिफल दिया कि तुम इतनी मेहनत करोगे तुम्हें उसमें अधिक लाभ देंगे, और यहाँ क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे बिल्कुल भी। जितना तुम्हें हक है उतना ही मिलेगा, उससे फालतू कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्या थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड में आज भी, कौन, ये सब देश। कौन है, बेस्ट सोशलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तब से लेके आज तक। तुम कल्पना करो मानव जीवन को कितना बढ़ाते होंगे या कितना सम्मान करते होंगे। इनके देश में जो मजदूर भी गए, कहां से, पाकिस्तान से, कहां से, अफ्रीका से, उनका भी इन लोगों ने अपने आदमी से अधिक सम्मान किया। क्या बनाया, लेबर म्यूजियम, आज भी है 2021 में।
हमारे देश में ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है। आपके हमारे घर किसने बनाए हैं? मजदूरों ने। आज बना रहे देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सड़कें, सब कुछ, जिस पे देश का कौन चल रहा है? अमीर से अमीर या अन्य सब लोग, सरकार या कोई भी। तो उन गरीब आदमियों का सम्मान होना अति आवश्यक है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है अपना घर बार छोड़ के, इन लोगों ने वो काम किया। यानी जो मजदूर भी आए थे, किसी के कपड़े, किसी के चप्पल, किसी के जूते, वो भले फटे हुए हों, कहाँ रख रखे हैं? यहाँ। तो जब इन देशों के, इन परिवारों को लोग इन म्यूजियम में जाते हैं और अपने परिवार वालों के सामान देखते हैं, तो क्या बोलते हैं कि ऐसे देश दुनिया में देखे ही नहीं है। इतना सम्मान तो कभी अपने देश में भी नहीं मिला जिसके थे, वो पाकिस्तान क्या किसी अन्य के। ठीक क्या? यानी इन लोगों ने समाजवाद को क्या कहा? 4 बातें। इन्होंने क्या कहा? किसी देश के संसाधन, रिसोर्स कैसे भी हो, ठीक क्या, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, सब किसी देश के रिसोर्स, किसी देश का रोजगार, किसी देश का रोजगार, किसी देश का उत्पादन और किसी देश की सेवा। ये 4 चीजें जब समर्पित हो उस देश के समाज को, किसे? सोसाइटी को, जिसमें उसके पास फुल पावर हो, और वही चुनता हो किसे? सरकारों को। किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। तो वो कौन है? वो समाजवादी है। ठीक क्या? और अगर यही 4 चीज समर्पित हो देश को और समर्पित हो चंद व्यक्तियों के हाथों में, और वहां कोई डेमोक्रेसी ना हो, ठीक, और सब करती हो कौन कंट्रोल? सरकार, तो क्या होगा? एक प्रकार की तानाशाही शुरू हो जाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। जो इसका एग्जाम्पल है साम्यवाद का, इसके अंदर क्या इन्होंने कार्ल मार्क्स की एक बात को माना, देश में कोई क्लास नहीं होने की, ना कोई रिच, ना कोई, ना अमीर, ना कोई गरीब, कोई रिच पुअर होने के ही नहीं, सब होंगे बराबर। कैसे होंगे? सबके बने हुए मकान हैं, बिल्डिंग सब सरकार ने बनवा दी, जितनी भी जमीन है सब सरकार की है, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने की। तो ऐसे देशों में कोई अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, संभावना ही नहीं है, जब सब सरकार का है, गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल है। यानी नो प्राइवेटाइजेशन। सब किसका होगा? सब सरकार का है, जमीन से लेके सब कुछ। और हर एक आदमी काम करता हो कैसे? अपनी योग्यता के अनुसार। जो पढ़ा लिखा है वो कौन है? साइंटिस्ट, मास्टर, डॉक्टर या अन्य, या कौन है? मजदूर, किसान। अपना काम करे, जितनी उसकी जरूरतें हैं वो उसकी पूरी हो जाएगी, बात खत्म। ऐसे में लोग मेहनत करने से भयंकर बचेंगे कि सब जिम्मेदारी सरकार ही, टेंशन कहीं के लिए नहीं। लोग क्या हो जाएंगे? लेजी। यानी हमें फालतू कुछ नहीं मिलना तो तनाव क्यों लेना। अब यहां समस्या शुरू। इस देशों में सब बराबर हो गए, तुम्हारा घर भी ऐसा ही, हमारा घर भी ऐसा ही, तुम भी ये काम करते हो, हम भी ये काम करते हैं, सब बराबर है। क्या भारत में, भाई सो मत जाना, बहुत से लोगों को नींद आ रही है, बढ़िया पानी वानी पी लो, तुम्हें नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला, ना किताब में मिलने वाला, तुम समझ नहीं पा रहे बात को। मैं पढ़ाना चाह रहा दमदार, और तुम आँख खोल के नहीं दे रहे। तो किताब में कुछ नहीं है, इकोनॉमिक किताब जो को समझने संभव ही नहीं है। तो किसी देश में, क्या हमारे देश में सब किसान आज बराबर हैं? पैसे वाले किसान भी हैं और कैसे बेचारे लगभग मजदूर किसान भी हैं, जिनके पास कोई साधन भी नहीं है, अपना सारा काम स्वयं करते हैं। स्वयं क्या जा रहे? छोन लें, स्वयं क्या भरेंगे? अपनी गन्ना या अन्य, और खुद लेके जाएंगे। कौन है वो? छोटे किसान। और जो 83% है वो सारे कौन है? छोटे किसान हैं। यानी अंतर यहाँ भी है, उन्होंने कहा यहाँ कोई अंतर नहीं होने का, सब बराबर है, जमीन बराबर, काम बराबर, पैसा बराबर, सब बराबर। तो इनके बच्चों के बीच में भी कोई अंतर नहीं होने का, सबकी पढ़ाई कौन करवा रही? सरकार। तो ऐसे देश में जिसमें सब बराबर हो, सब में समानता हो, सब में क्या हो? इक्विलिब्रियम, साम्य, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सबकी केवल क्या पूरी होती है? न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम। यानी जितनी उनकी जरूरतें हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, एक्सेट्रा की, वही पूरी होंगी, बाकी कुछ भी नहीं होने का।
और हर काम के लिए कौन जिम्मेदार होगी? सरकार। उसमें भी कौन होगी? एक पार्टी, कोई चुनाव वगैरह होने के नहीं। ये दुनिया में स्टार्ट करवाया किसने? लेनिन ने। कब? जब 1920 में क्रांति कब हुई रूस की? 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन। और ये बना उसका नेता और खुद बना राष्ट्रपति। और 1920 में इसने एक संघ बनवाया, यूएसएसआर, कि जो मेरे इस कंसेप्ट में, विचारधारा में अपनी सहमति रखता हो वो इस संघ का हिस्सा बन जाए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक। और 1920 में क्या बना? ये संघ यूएसएसआर, जिसका निकनेम क्या था? सोवियत संघ। और फिर बहुत से कंट्रीज में जुड़ते चले गए, संघ भयंकर बड़ा होता चला गया, जो टूटा 1991 1 जनवरी को। और 15 नए देश आजाद हुए रूस सहित, इस संघ से अलग टूट के। जिनमें से कौन? यूक्रेन, कौन? बेलारूस, कौन? सारे मध्य एशिया वाले देश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि। यानी ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि देश का जब कोई भी आदमी भयंकर मेहनत नहीं करने का, और मेहनत करे क्यों? उसे मिलना उतना है, तो इस देश में जो तरक्की है वो रुक जाएगी। और जो हर चीज है वो कौन देगा? सरकार। तो अगर आप आज सरकार से हर बात की आशा करेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। हम हर एक आदमी क्या कर रहे हैं? मेहनत अपने अपने लेवल पे, और अपना खुद का विकास करना चाह रहे हैं। यहाँ संभावना ही नहीं है। यानी आप कितनी मेहनत कर लो, इस देश में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, आपको रहना उसी घर में है। जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी देश में खरीद सकते ही नहीं हो तो क्यों मेहनत करनी फालतू? यानी इस देश में समस्या बढ़ती चली गई और देश पिछड़ता चला गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली गई, और एक टाइम ऐसा कोलैप्स हो गई। इसका एग्जाम्पल है स्टार्टिंग में तो कौन? रसिया, रूस। ठीक। और उसके बाद इसका जो आइडियल फॉर्म है वो देखने को मिलता है चीन में। चीन में आज भी चल रहा है जो का तो क्या 1949 से लेके और 1985 तक यह व्यवस्था बिल्कुल अपने हार्ड फॉर्म में कहाँ थी? चीन में। लेकिन चीन ने इसमें बदलाव कर दिए। कब कर दिए? 85 में। क्या बदलाव कर दिए? कि सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तुम घर बनाओ अपने, तुम सारे काम करो। इस देश में प्राइवेट कंपनी पूरी आएंगी। तो कौन कंपनी है आज जो पूरे वर्ल्ड कंपनी सब कहाँ बैठी? चीन में। चाहे फोन एप्पल वहां से बन रहे चीन से, या नहीं? चीन में भी यही व्यवस्था थी। कब तक थी? 85 तक। तो चीन ने बाकी सब तो खोल दिया, बस वो एक बात नहीं मानता, क्या? कि यहाँ डेमोक्रेसी कोई भी नहीं आने की। यहाँ पूरा खेल क्या होगा? एक पार्टी के अंदर में। कौन है वो? चाइनीज पीपुल्स कांग्रेस, सीपीसी, चाइनीज पीपुल्स कांग्रेस। तो क्या है समाजवादी और क्या है साम्यवादी? दुनिया में कहाँ चल रही है, इनका अंतर क्या है? अगली बात। इतनी बात में कोई दिक्कत है पूछो तुरंत एकदम, आगे बढ़े। क्या समय हुआ? अभी टाइम है। कोई प्रश्न हो पूछ लो, शर्माने करते। ये पढ़ाई है, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो पूछने दिमाग में आएंगी, और कुछ ऐसे होंगे दिमाग में से कुछ ना हो, पूछना कुछ नहीं कि यार क्या कहा कोई पता। अच्छा, तो हमने बहुत सारी बातचीत पढ़ दी। इतनी बात पढ़ दी कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं कैसे कैसे बनी। अब देखो जरा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में कि समाजवादी क्या और साम्यवादी क्या, समाजवादी और साम्यवादी। ठीक। अब ये चीज कहाँ आई? ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फेल हुआ। ये अगर सब कुछ तुम बाजार के हवाले छोड़ दोगे
तो बाजार में जो सबसे बड़ी समस्या होती है उस समस्या का नाम बताओ। तुम सब बाजार में बैठे हुए, अगर तुम सब बाजार के हवाले छोड़ दो, नोट कैसे करें इनको, हम इसके सबके पीडीएफ देंगे बाकायदा, चिंता ना करो, ठीक है। अगर सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ दें, ठीक, तो बाजार में जो सबसे हावी है उसका नाम है लालच, ग्रीड। यानी बाजार में उद्योगपति अपने लाभ के लिए सारे बाजार को खत्म कर सकते हैं। लालच का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है जियो, उसका नाम है जियो। उसने कैसे बाजार पे कब्जा करने के लिए एक रणनीति बनाई और उसके जाल में सब फंस गए, फंस गए ना। यानी सारी कंपनियां काम कर रही थी, सब कुछ ठीक था, इसने कहा पहले 3 महीना फ्री, तो ग्राहक किसी का नहीं होता, वो केवल अपने लाभ का है, सब कहां भाग गए। इसने कहा जो बच गए 3 महीना और फ्री, जो बच गए थे वो भाग गए। यानी 45 करोड़ ग्राहक 2021 तक बना दिए, केवल 5 साल के अंदर, 2016 से 21 तक, ठीक क्या। और आज अब इसने कहा इस सेवा के इतने पैसे, इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, बताओ कहां भागोगे भैया। यानी अब हर चीज के पैसे लगते जा रहे हैं, हर चीज क्या होती जा रही है, कॉस्टली। और ये क्या है, बाजार पे कब्जा करने की रणनीति, कैसे बाजार पे हावी हुआ जाए। तो क्या है, कंपनियों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी कर देना, इनका उद्देश्य कोई समाज सेवा नहीं है, इनका उद्देश्य केवल क्या है, अपने लाभ को बढ़ाना। एग्जाम्पल है कौन, शेयर बाजार, जहां पूरा गेम में क्या चल रहा है, प्रॉफिट का, पैसे कमाने का इत्यादि का। पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके, देखना क्या होता है शेयर बाजार। और अपने लाभ के लिए ये क्या होता है, भयंकर पैसे बन भी गए, उड़ भी गए। तो इसने समस्या खड़ी कर दी और 1929-30 में पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार क्या आ गई, मंदी। अब तुम सुनो जरा, इसी बात को भूल मत जाना कभी भी। ये है जीरो, ठीक। मान लिया हमारे देश पे 100 रुपये हैं, कितने हैं, 100 रुपये, ठीक। कहां चल दिया, आज सफर में फिर रहे, कोई आ रहा कोई जा रहा है, बारात में आगे वजह से। देश का कुल पैसा मान लिया कितना है, 100 रुपये। तो ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से पीछे हट रहा है। मान लिया ये है पॉजिटिव, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। तो मान लिया हमारे जैसा कुल पैसा अगर रफ्तार से आगे बढ़े, जा रहा है, बढ़ता हुआ। अब इस बात को भूल जाओ, तुम ये बताओ हमारे देश में 138 करोड़ आदमी हैं आज की तारीख में, और 2027 तक हम चीन को पार करने वाले हैं। चीन बस थोड़ी दूर रह गया, कितना, 145 करोड़ के आसपास, जरा सा अंतर है बस, 2-3 साल में पास कर देंगे, ठीक क्या। यानी जिस देश में इतने आदमी हो, जिस देश में इतने आदमी हो, और जहां कितने, पूरे वर्ल्ड के सर्वाधिक बच्चे हों, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ी मात्रा में कौन हो, यूथ हो, जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा हो, जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, रुक तो नहीं रही, रात दिन बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है जबरदस्त, सेकंड देश में डिमांड बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। एक बच्चा पैदा होते ही क्या लेगा, नैपी पैड, डाबर लाल तेल, फलान ढिमका, किलर। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो में अगर आय ना बढ़े तो देश गया या घर गया, ठीक क्या। तो इस देश का कुल पैसा रफ्तार से अगर आगे ना बढ़े तो इस चीज को मैच नहीं कर सकता। किसको, इतनी बड़ी जनसंख्या की क्या करवानी है, भरण पोषण, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो देश का कुल पैसा बढ़ना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हिंदी का वर्ड है क्या, आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब
अगर ये पॉजिटिव है तो देश के लिए बहुत बढ़िया है। देश में क्या बढ़ेगा इससे? रोजगार, आय बढ़ेगी देश की, ठीक क्या? अगर ये पॉजिटिव है, ठीक। अब अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अर्थात कुल पैसे के बढ़ने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाए, आहिस्ता आहिस्ता क्या चली जाए? कम होती हुई, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं स्लो डाउन। अर्थव्यवस्था में क्या आ गया? स्लो डाउन। क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था घट रही है। तो अब से 3 साल से जो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है? इस सपेट में। हम थे 8.5% पे जब छोड़े करूंगा मनमोहन सिंह, और उसके बाद लगातार गिर 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 कहाँ पहुंच गए थे? 2.5% पे। ऊपर से कौन आ लिया? कोरोना। 2 साल से हम कहाँ आ गए? -23 नीचे, -23 नीचे। क्लियर? कहाँ? ये है माइनस में। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस माइनस माइनस। और ये सारे कैसे हैं? तो किसी देश में अगर क्या देश का कुल पैसा लगातार बढ़ रहा है, इसे कहते हैं ग्रोथ रेट। वो कितनी है? अगर उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरू हो जाए? गिरावट, तो क्या बोलते हैं? स्लो डाउन, ठीक। अब अगर ये 0 पे आ जाए तो इसे कहते हैं स्टेबल, स्थिर। ना तो पैसा बढ़ रहा और ना पैसा घट रहा। अब अगर ये कहां आ जाए? अब जा रहा है ये घटता हुआ, किसे कहते हैं? मंदी। ये बता दो जरा। एग्जैक्ट वर्ड है क्या? रिसेशन। क्या वर्ड है? रिसेशन या मंदी। क्या है डेफिनेशन? ये है कि लगातार 2 तिमाही में, लगातार 2 तिमाही में, 3 महीने 3 महीने, लगातार 2 तिमाही में यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाए? उसकी विकास दर ऋणात्मक हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? मंदी। यानी लगातार 2 तिमाही, 3 महीने एक या 3 महीने एक। इफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ एनी इकोनॉमी बिकम नेगेटिव इन 2 consecutive क्वार्टर्स नोन एज रिसेशन। यदि लगातार 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था क्या आ जाए? ऋणात्मक। अब भी घटी, अब भी घटी। जो कोरोना काल था हम कहाँ चले? -23, -18, -8.5, ऐसे लगातार 3-4 महीने तक। अगर केवल 2 क्वार्टर तक ऐसा हो, 6 महीने तक, तो क्या है वो? मंदी, ठीक क्या? अब मंदी मतलब दुख, संकट संकट, पैसा घटता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, समस्या समस्या बढ़ रही है। अगर ये और लंबा खींच जाए, अगर ये और लंबा खींच जाए, क्या? ये बताओ क्या होता है डिप्रेशन? आजकल किसी का जो ब्रेकअप हो जाए तो वो पहले बेचारा क्या हो, कुछ दिनों तक तो दुखी। जो इससे बाहर ना निकले, तगड़े वाला प्यार हो, तो क्या हो मामला? वो आ लिया कहाँ? डिप्रेशन में। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ? बड़ी मात्रा में। अगर ये सेम काम कहाँ हो जाए? अर्थव्यवस्था में। अगर निरंतर 3 तिमाही तक किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो जाए? नेगेटिव, तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। तो जैसे आदमी कहाँ आता है डिप्रेशन में, ऐसे कौन आती है कभी कभी? इकोनॉमी। यानी स्लो डाउन, स्टेबल, रिसेशन या डिप्रेशन। जब 2 तिमाही तक किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाए? नेगेटिव। और यहां किसकी बात चल रही? 3 तिमाही तक क्या हो जाए? नेगेटिव। तो ये टर्म कहीं भी आ जाए, साधारण भाषा में क्या बातचीत है? इस पेन की डिमांड बंद, देश की पेन की डिमांड बंद। ये पेन बनना बंद, यानी इसकी डिमांड खत्म। एग्जाम्पल दूं, सीडी की डिमांड खत्म, कोई चीज सीडी फिलहाल जरूरत नहीं इस बात की, डिमांड खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, और प्रोडक्शन खत्म तो देश का एम्प्लॉयमेंट खत्म, और एम्प्लॉयमेंट खत्म तो जेब के पैसे खत्म। अब वो खर्चे नहीं कर सकता कहीं आदमी, तो डिमांड फिर क्या हो गई? खत्म। ये पेन डिमांड खत्म तो बनना बंद, बनना बंद तो रोजगार बंद, और रोजगार बंद तो
जिनके पास रोजगार था उनके पास रोजगार नहीं है, जेब के पैसे खत्म, तो वो अपना खर्चा कर नहीं सकते, यानी डिमांड पूरी तरह से ही खत्म, इसे कहते हैं मंदी। ठीक क्या? अब अगर क्या हो, स्लो डाउन क्या चीज है, मंदी क्या चीज है, और डिप्रेशन क्या चीज है, इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो बताओ तुरंत। ठीक, तो दुनिया के अंदर सबसे पहले क्या आई? मंदी। किसे कहते हैं मंदी, समझ गए होंगे शायद। इस मंदी के बाद दुनिया का एक अर्थशास्त्री, कहाँ का? ब्रिटेन का, स्कॉटलैंड का। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, इसने एक नया कंसेप्ट दिया कि सरकार कुछ ना कुछ करके कंट्रोल अपने हाथ में रखे, सब कंट्रोल बाजार के हवाले ना कर दे। और तब क्या चली दुनिया के अंदर? मिक्स इकोनॉमी, कि प्राइवेट को भी आप क्या दो? बढ़ावा, और गवर्नमेंट भी उस पर कंट्रोल रखे। इसे क्या बोलते हैं? जिस देश में सबके लिए समान अवसर हो, लेकिन जो मेन कंट्रोल किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के, उसे कहते हैं क्या? मिश्रित। एग्जाम्पल है भारत, एग्जाम्पल है ब्रिटेन इत्यादि। ठीक क्या? कि कोरोना काल हो, अगर सब बाजार के हवाले होता तो लोग भूखे मर जाते। सरकार ने क्या लिया? सिस्टम अपने हाथ में लिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, फ्री में अनाज दिया, वैक्सीन दी, इत्यादि काम दिए। तो अगर व्यवस्था ये ना होती, वो होती, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता। ठीक, इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कल देखते हैं इससे आगे।